हेलो दोस्तों, मैं रूप सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम एसएससी जीडी के लिए एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये आज से हमारा प्रैक्टिस सेट चालू हो रहा है और ये डेली एक प्रैक्टिस सेट मैथ वाई रूप सर यूट्यूब चैनल पे आएगा। ठीक है, तो उससे आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उससे सीखेंगे और उसको देखेंगे डेली कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन कोई हमारे बनाए हुए नहीं है, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, तो इनको करते हैं और देखते हैं बिल्कुल ही आसानी से कैसे इनको बना सकते हैं क्वेश्चन को सेकंडों में। तो वो चीज़ हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें डेली अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बेल आइकन ऑन कर देना ताकि आपको जो डेली वीडियो आए तो वो आपको मिल सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7200 रुपये को पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा गया है, तो आर का हिस्सा बताइए। कितने के अनुपात में बांटा गया है? तो ये हमारा बांटा गया है 1/2। ठीक है, कितना? 1/2 अनुपात 4 और अनुपात 3/2। ठीक है, ये इतने अनुपात में बांटा गया है। अब यहाँ भी देखिए कि यहाँ पे फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा ताकि एक शुद्ध अनुपात मिल सके हमें, शुद्ध रेशियो। तो इसके अनुपात में नीचे देखिए 2 है। अगर यहाँ पे अलग अलग संख्याएं होती तो उनका एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते सभी में, तो वो नीचे जो भी होता ख़त्म हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 ही हैं तो ऊपर सब में 2 का गुणा कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 खत्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा 2 2 से कट जाएगा। तो हमारा नया अनुपात क्या बनेगा? 1 अनुपात 4 दूनी 8, ये हमारा 8 हो जाएगा। और अनुपात कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब ये हमारा शुद्ध रेशियो बन चुका है। तो अब इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा टोटल? ये हमारा 12 आएगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना है? 12। और यहाँ पे हमारा टोटल कितना है? 7200। तो ये जो 12 है ये 7200 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? 7200 के बराबर है। तो एक बराबर किसके होगा? एक बराबर किसके होगा? 600 के। ठीक है, एक बराबर किसके होगा? 600 के। अब पूछ रहा है कि आर का हिस्सा बताइए। तो अच्छा ये बताइए, जब एक की वैल्यू इतनी है तो आर कहाँ है? अब देखो ये वाला रेशियो नहीं देखेंगे, अब देखेंगे नया जो रेशियो हमने शुद्ध रेशियो जो बनाया था नया, जिससे हमने गणना की है, तो वही रेशियो देखेंगे। तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो आर कितना है हमारा? 3। तो इसका मतलब 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। 1 किलो दी गई है, 3 किलो निकालनी है। तो हमारा आर बराबर कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1800। ठीक है, तो अब 1800 कौन सा ऑप्शन है हमारा? ये देखिए, चलिए देखते हैं। ये 18 हमारा ये है डी ऑप्शन। ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो ये हमारा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक, पहले अगर रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिया गया है तो रेशियो को उसकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। नीचे एलसीएम लेके ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो कैंसिल हो जाता है, तो हमारा शुद्ध फ्रैक्शन, उस शुद्ध अनुपात जो रेशियो होता है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो उससे ही हम गणना करते हैं, फिर हमें उससे ही मतलब है, पहले वाले अनुपात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? कह रहा है कि रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत बताइए। चलिए देखिए देखिए सीपी एक होता है, सीपी एक क्या होता है? एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। ये होता है क्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है क्या? ये होता है क्रय मूल्य और ये होता है विक्रय मूल्य। ये होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य होता है, जो
जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो उस वैल्यू को कहते हैं क्रय मूल्य जो हमारी जेब से किसी भी चीज़ के लिए जितना भी पैसा हमारी जेब से जाए तो वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है। और अगर हम किसी चीज़ को जितने में बेच दें दूसरे व्यक्ति को तो वो हमारा होता है विक्रय मूल्य। ठीक है। क्या समझ में आया कि जो हमारी जेब से जितना पैसा जाएगा वो सभी को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा होगा क्या, क्रय मूल्य, सीपी, कॉस्ट प्राइस। और जिस भी चीज़ को हम दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे तो जितने में बेचेंगे वो हमारा होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस, एसपी। तो लाभ या हानि प्रतिशत का जो वो होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस पर हमेशा जैसे अगर अगर आपको हानि परसेंट का वो निकालना है, हानि परसेंट निकालनी है तो हानि परसेंट इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे होगा जैसे हानि, ठीक है, इस पे लिखेंगे हानि और नीचे हमेशा सीपी रहेगा दोनों में और इनटू में 100 रहेगा। ठीक है, तो अब सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं, छोटे छोटे मेथड में कैसे बना सकते हैं। कह रहा है कि रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। तो रोहित ने इतने रुपए उसको बल्ले वाले को दिए, ठीक है, और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। तो ये भी रोहित के ही गए 180 रुपये। ठीक है, तो रोहित ने टोटल खर्च कितना किया, तो टोटल जो सीपी हमारा आएगा कि जो रोहित के पास से जो रुपए गए हैं तो वो गए हैं 2320 प्लस 180। ठीक है, इतने रुपए उसके पास से गए हैं तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2500 रुपये। तो उसकी जेब रोहित की जेब से कितने रुपए गए, टोटल 2500 रुपये गए हैं। ठीक है, अब यदि वह इसे 2400 में बेचता है, अब इसने 2400 में बेचा, 2400 में बेचा तो एसपी कितना है 2400। अच्छा ये बताओ अगर तुम्हारे जेब से 2500 रुपये चले गए और 2400 रुपये वापस आ गए तो कहीं ना कहीं हानि हुई, कितने की हुई, तो जो हानि निकालते हैं वो एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये हमारा 100 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, हानि परसेंट निकालनी थी। तो ये हमारी हानि परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो बताया, ऊपर क्या होती है हानि, तो हानि कितने की हुई है 100 और नीचे आता है सीपी। तो सीपी कितना है, नीचे हमेशा सीपी ही रहेगा, सीपी पे ही गणना करेंगे, कितना है 2500। ठीक है, 2500 इंटू 100। तो ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4। तो 4 जो परसेंट हमारा है ये हमारा रहेगा आंसर। ठीक है, इतने की हमें हानि होगी। तो कौन सा ऑप्शन है 4%, ये हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। देखिए एक ट्रिक बताते हैं, जब भी ऐसी स्थिति हो, ऐसा कोई सवाल हो, तो इसमें अच्छा यही है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को समान मानना है। ठीक है, दोनों को समान मानना है और दोनों की इसी में ही गणना होगी। ये जो प्रतिशत दिया है इसी में दोनों की गणना हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये कितना कह रहा है 14.28। ठीक है, अब 14.28 ये होता कितना है 14.28, कह रहा है कि इतनी की वृद्धि की जाए अगर लंबाई में, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/7 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आनी चाहिए, ये चीज़ें अभी हम बता भी देंगे,
वरना ये चीज़ पता होनी चाहिए सबको, ठीक है, कि दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करते, और इतनी ये चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि ये सब निकालते बैठे, तो ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1/7। तो लंबाई कितनी हो गई, 7 से 8। जो ऊपर होता है वो होती है वृद्धि, मतलब 7 थी पहले, 7 से 8, ठीक है। इसका ये मतलब होता है कि एक जो है वो 7 का 14.28% है। तो 7 से कितनी हो गई, 8 हो गई। पहले ऐसे देखो, मान लो अब ये 7 है, पहले कितनी लंबाई, कितनी 7। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, वो जो क्षेत्रफल होता है आयत का, तो वो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई है कितनी, तो ये लंबाई जो 7 है, तो चौड़ाई भी 7 मान लो, तो कितनी हो गई टोटल, ये हो गया उसका एरिया, किसका, आयत का, ठीक है। क्षेत्रफल कितना हो गया, कितना हो गया क्षेत्रफल, 49 हो गया। अब जब इसका क्षेत्रफल 49 है, अब कह रहा है कि उसकी लंबाई कितनी बढ़ जाए, 1 बढ़ जाए, मतलब 1/7, मतलब 14.28 की वृद्धि हो जाए उसमें। तो अगर इसका नया क्षेत्रफल निकालेंगे जब वृद्धि करके, तो ये होगी 8 लंबाई, लेकिन चौड़ाई कितनी है, वो 7 ही है मान लो, तो ये कितना आया, 56। अब ये देखो, वो उसने पूछा चौड़ाई में कितने की कमी करनी चाहिए। देखो कह रहा है कि क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, अब ये 56, देखो पहले आ रहा था 49, अब कितना आया 56, तो कितना ज़्यादा है ये, कितना ज़्यादा है ये, तो ये ज़्यादा है हमारा 7, ठीक है। और ये पिछले वाला अगर जैसे ही 49 था, ये 56 है, तो 56 को 49 बनाने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, 7 की। कहाँ से करनी पड़ेगी, तो 56 से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 56 से करनी पड़ेगी कमी। तो रुकना जरा सेकेंड, इसको ऊपर लिख लेते हैं। 7 की कमी कहाँ से, 56 से, ठीक है। परसेंट निकालना है तो इंटू 100। अब ये देखो कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, तो 100/8 आया। इसका सीधा मान होता है 12.5%, ठीक है। तो कितना कम करना पड़ेगा, 12.5% कम करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12.5। अगला देखते हैं, चलो ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 44 आम और 121 केले और 11 सेब, उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हों, ठीक है। समान संख्या में क्या हो, फल हो, और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है। देखो जब भी ऐसे सवाल आ जाए ना, तो एक काम करना है, ये जो सभी नंबर दिए इनका लेना है HCM, ठीक है। मासा, तो मासा तो पता ही होगा क्या होता है, मासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी में कॉमन होती है। तो 44, 121 और 11 में क्या कॉमन है, तो इसमें सब में 11 कॉमन आएगा, तो ये इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। ये इसका HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है। तो ये किसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11। अब ये 11 हो गया, और इन सबको ऐड कर दो। इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये 44 प्लस 121 और प्लस कितना हो जाएगा 11, तो ये हमारा जाके कितना हो जाएगा, तो 176 होगा, ठीक है। 4 1 1 2 6 और ये 3 4 7
और ये 1, ठीक है। तो 176। अब पंक्तियों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, HCF से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आंसर कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है 16, तो ये हमारा ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो CI का है, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। देखिए वार्षिक रूप से संयोजित है तो अब कोई दिक्कत भी नहीं है। पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अभी देखिए विस्तार में पढ़ने के लिए तो ज़्यादा वो है नहीं, ठीक है, और ना विस्तार के पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो जो इसकी ट्रिक है वो पहले बता देते हैं, विस्तार में फिर कभी बात करेंगे, ठीक है, इस पे CI पे। तो देखिए SI और CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे दोनों की एक ट्रिक बता दे रहे, ठीक है। जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो होता है वो ग्राफ, तो वो ऐसे चलता है, 1 के बाद 2, 4, 8, 16, ये ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना समय यहाँ पे लगा होगा ना उसको, उतना ही समय उसको यहाँ तक लगेगा, उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक, और उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जो ये देखो CI का ग्राफ है, ठीक है, और SI का ग्राफ क्या कहता है, ये कहता है कि 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5। SI का ग्राफ ऐसा बढ़ता है, जितना टाइम यहाँ लगा उतना यहाँ लगेगा, उतना यहाँ और उतना यहाँ, ठीक है। ये होती है बेसिक वैल्यू, ठीक है, बेस वैल्यू। तो अगर जब एक कोई चीज़ थी तो कह रहा है कि 10 वर्षों में दुगनी हो गई, ये देखो दुगनी हो गई। अब अगर ये दुगनी हुई है तो यहाँ पे कितना समय लगा है, 10 वर्ष। तो अब यहाँ पे 4 हो गई, तो यहाँ पे कितना लगेगा, 10 वर्ष। यहाँ पे भी 10 वर्ष और यहाँ पे भी 10 वर्ष, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें यह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 1 है, 1 का 4 गुना कितना, 4 ही होता है। तो ये 4 कितने वर्षों में हो जाएगी, तो 10 वर्ष तो यहाँ तक लगा और 10 वर्ष यहाँ, टोटल कितने वर्ष लगे, 20। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा A, 20 वर्ष, ठीक है। इसको और समझ लिए SI। देखिए अगर कोई धनराशि 1 है, अगर ये 10 वर्षों में 2 हुई है, ठीक है, अपने आप की दोगुनी हो गई, तो ये अगले 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी अपने आप की। अब ये दोगुनी नहीं होगी, देखो इसमें क्या हो रहा है, सीधा 4 गुना हो गई, 4 के बाद सीधा 8 गुना हो गई। यहाँ पे क्या होता है कि ये कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, तो ये 5 गुनी। ऐसे ऐसे यहाँ पे चलता है SI का ग्राफ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। अगला देखते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। कह रहा एक छात्र ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए, 15% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। चलिए देखते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए ये 75% एक ने प्राप्त किए, इसका नाम है A, ठीक है, और B ने कितने प्राप्त किए, 60%। तो जब, अच्छा ये बताइए टोटल मार्क्स होते कितने हैं परीक्षा में, तो कितने भी सब्जेक्ट हों टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। 75% इसने प्राप्त किए, मतलब इसके अच्छे नंबर हैं, ठीक है, 75% ये इसने प्राप्त किए। तो जब 75% इसने प्राप्त किए तो इसके कितने हैं, 60% प्राप्त किए, मतलब इसने कम प्राप्त किए हैं। लेकिन 20 से इसने कितने ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिए, तो 30 अंक प्राप्त कर लिए। कितने अंक, 30 अंक। अच्छा ये बताओ
ये तो इसने नंबर में 30 अंक प्राप्त कर लिए ज़्यादा, लेकिन इसने परसेंटेज में कितने परसेंट ज़्यादा प्राप्त कर लिए? तो 60 से 75 मतलब 15% इसने ज़्यादा प्राप्त कर ली। तो ये जो 30 है ये कितने की वैल्यू है? 15% की वैल्यू है। और निकालने कितने की वैल्यू है? टोटल निकालना है कितने का था पेपर, तो 100 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि परीक्षा 100% की ही होती है पूरी। तो ये कटेगा हमारा 2 बार और 100 दूनी 200, तो टोटल मार्क्स कितने थे परीक्षा में? 200 थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ये हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें एक रूल लगता है बोर्ड मास। देखो इसको बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले बी सॉल्व होगा, बी सॉल्व मतलब ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ होगा, फिर होगा डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये इसके सॉल्व होने का क्रम है। ठीक है, ऐसे बढ़ता है ये इसके सॉल्व होने का क्रम है। ठीक है, ठीक है, ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित होता है। तो ये बता चुके हैं, बी फॉर ब्रैकेट होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, लेकिन ये नहीं कि ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो होंगे पहले उसके अंदर ही सॉल्व होंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये उसके क्रम है सॉल्व होने का। अब देखिए ब्रैकेट कैसे सॉल्व होते हैं, तो पहले ये वाला भी ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ये ब्रैकेट अभी आता नहीं फिलहाल, इसमें कंपटीशन में नहीं आता है, लेकिन पहले ये ब्रैकेट होता है सॉल्व, फिर ये होता है, फिर ये जैसे 3 जैसा होता है, और ये फिर बड़ा ब्रैकेट होता है सॉल्व। ठीक है, तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, 3 और ये 4 नंबर पे सॉल्व होता है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम लगता है। चलिए अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अब ये देखिए इसमें बड़ा ब्रैकेट भी नहीं है, इसमें 2 ब्रैकेट हैं, एक ही छोटा वाला और एक ही मझला बोलते हैं इसको, ये जो 3 जैसा होता है ऐसा ऐसा, तो ये मझला होता है। तो पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये यहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। तो अब इसके अंदर कितने सिंबल हैं, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड है, और ये प्लस है, ऐड है। तो पहले क्या होगा, पहले डिवाइड होगा, क्योंकि उसमें सबसे पहले डिवाइड ही तो था बोर्ड मास में। ब्रैकेट के बाद ऑफ था, ऑफ के बाद डिवाइड था, तो इसमें ब्रैकेट अब सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट ऑफ है नहीं है, तो अब क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसमें ये लगाएंगे, ये करेंगे 175 इंटू, अब 24 मतलब 24 के बाद इसमें 72 में देंगे, तो 24 दिए 72 3 बार जाएगा, प्लस 5 ब्रैकेट बंद और इंटू 20। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद भागित ये डिवाइड डिवाइड आई 2। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 5 तिया 15, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 525 प्लस 5 इंटू 2, नहीं 20 है, और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 530, अब ब्रैकेट हटा दो, इंटू 20। अभी भी देखो इसके अंदर ब्रैकेट है, अगर अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होता तो यहाँ पे सॉल्व होता, पहले पहले ये होता डिवाइड सॉल्व होता, क्योंकि डिवाइड पहले था, लेकिन यहाँ ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, या अब ये डायरेक्ट खोल दो इसको ब्रैकेट। ठीक है, जब इसका ब्रैकेट खोल दोगे डायरेक्ट, तो इसमें कितना आएगा, 530 इंटू 20, और ये अब नीचे आ जाएगा अपॉन में, सॉरी 20 नहीं है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। जब 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना बचेगा 10, तो ये आंसर कितना हो जाएगा हमारा जाके 53, 530 और 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 53 हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, चौथा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन,
क्वेश्चन कह रहा है कि 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। ठीक है, अब 8 दिन काम कर चुकी है और काम कितना हुआ है 10%। तो जब 8 दिन काम किया तो काम कितना हुआ 10%। तो 100% काम कितने दिनों में होगा, तो ये हमारा आ जाएगा 80 दिनों में। ठीक है, तो टोटल काम कितने दिनों में होगा 80 दिनों में। उसने पूनम को काम पर रखा जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। देखिए दक्ष का मतलब क्या होता है कि उससे ज़्यादा काम करती है। कितना ज़्यादा करती है 20%। ठीक है, बस इसी पे पूरा सवाल बेस्ड है, इसी से पूरा सवाल हो जाएगा। 20% जो दिया है, तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे। देखिए 20% आज ज़्यादा काम करती है, मतलब 20% का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, 100 का भाग दे दो 1/5, तो 1/5। अब ये जो पूनम है वो राखी से 20% अधिक दक्ष है, मतलब अधिक ताकतवर, उससे ज़्यादा काम करती है। तो राखी कितना करती है 5, और पूनम कितना करती है, तो 1 ज़्यादा करती है, मतलब 6। तो जो राखी है और पूनम है तो ये कितना है 5 और 6। ठीक है, 5 और 6। अच्छा ये बताइए, जब ये एक दिन में 5 काम करती है, मतलब 5 यूनिट काम करती है एक दिन में, तो ये 80 दिनों में कितने यूनिट काम करेगी, तो वही टोटल काम होगा हमारा। ठीक है, तो जो टोटल वर्क होगा, वो टोटल वर्क होगा हमारा TW टोटल वर्क, वो 80 × 5 बराबर कितना 400। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 400। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, कितना आ गया 400। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 400। अब क्या बोल रहा है कि शेष काम को करने में उन्हें दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा। ठीक, कितने दिन लगेंगे। तो अच्छा ये बताओ, 400 दिन पूरा काम है, मतलब अगर ये अकेली काम करेगी तो इसे 80 दिन लग जाएंगे 400 यूनिट काम करने में। लेकिन क्या वो तो अब इन दोनों को मिलकर करना है। ठीक है, दोनों को मिलकर काम करना है, तो इन जब दोनों मिल जाएंगे तो 5 काम ये करेगी एक दिन में और 6 काम ये करेगी, तो टोटल एक दिन में काम हो कितना जाएगा 11 काम हो जाएगा। ठीक है, कितना काम हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। इसने देखो एक चीज़ बोली है कि शेष काम, मतलब वो 8 दिन का काम निकाल के जो शेष काम बचा उन दोनों को शेष काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो 8 दिन काम कर चुकी है इसका मतलब। ठीक है, तो वो 8 दिन का काम है उसका हटा देंगे इसमें से। तो एक दिन में एक दिन में काम कितना करती है 5, और 8 दिन में कितना करेगी 40। तो इससे 40 हम हटा देंगे, तो ये हमारा बचेगा कितना 360। तो अब जो हमारा 360 है वो कितने दिनों में करेगी काम, तो अब दोनों मिलकर करेंगे तो 11 यूनिट एक दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, तो 360/11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको वैसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, लेकिन ऑप्शन इसी में दिए हैं तो देख लो 360/11 कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे इसको करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपये है और 25% की छूट दी जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो एक होता है मार्क प्राइस MP, ठीक है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। एक होता है SP, ठीक है, और एक होता है CP। तो ये होता है मार्क प्राइस अंकित मूल्य, ये तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य, और ये होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो जब MP मतलब अंकित मूल्य पर जब छूट दी जाती है तो छूट देने के बाद वो बनता है क्या SP। क्या बनता है वो SP। ठीक है, वो बनता है SP ग्राहक के लिए। ग्राहक के लिए क्या बनता है वो SP बनता है, मतलब सेलिंग प्राइस बनता है उसके लिए, विक्रय मूल्य। तो कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, कितना है 5,175 रुपये है। अब अच्छा ये बताइए, अगर ये 5,175 रुपये है तो यहाँ पे कुछ MP होगा, उस पर कुछ छूट दी गई होगी तभी ये बना होगा। ठीक है,
तभी ये बना होगा। तो कितने की छूट दी गई है? 25% की छूट दी गई है। वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है, तो जब 25% की छूट ये दी गई है तो फिर ये वैल्यू होगी कितने की? 75% की। अगर यहाँ पे कोई चीज़ थी उस पर अगर 25% की छूट दे दी तो ये कितनी बची? 75% की वैल्यू बची। और यहाँ पे वो अपने आप में 100% होगी। अगर 25 की छूट देगी तो 75 बचेगी। तो ये 75 की वैल्यू है और हमें निकालनी कितनी की? पूरे 100 की निकालनी है, क्योंकि अंकित मूल्य निकालना है MP। तो इसको 25 से काट देंगे तो ये 3 बचेगा, 25 से काट देंगे ये 4 बचेगा। ठीक है, जब इसको 25 से काटेंगे तो ये 17 तिया 51 और ये हो जाएगा 2 और 5, ठीक है, 1725। अब इसमें जब 1725 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 5 को 20 और 4 दूनी 8, 2 10 लगी 1, 28 1 29, ठीक है, 2 और ये 6, कितना आया? 6900। 6900 ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। तो कौन सी वैल्यू है 6900? तो पहली वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा। तो ऐसे इसको करते हैं, ठीक है। पहले MP, फिर सेलिंग प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस। इस पे अगर छूट देंगे तो ये बनता है, ठीक है। और अगर SP और MP, SP नहीं सॉरी SP CP, अगर CP ज़्यादा है तो उस पर हानि होगी। इस पे SP से CP ज़्यादा है तो हानि होगी, और अगर SP ज़्यादा है CP से तो उसमें लाभ होगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, R एक कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। चलो भाई, R कितना कर सकता है? 90 दिनों में। R एक कार्य कितना कर सकता है? 90 दिनों में, 90 दिनों में कर सकता है। R कितने दिनों में कर सकता है? 90 दिनों में। तो संपूर्ण कार्य का कितना प्रतिशत कार्य R द्वारा 45 दिनों में किया जाएगा? अच्छा ये बताओ कि 45 इसका आधा नहीं है क्या? अगर इसको 2 भागों में बांटोगे तो 45 इसका आधा नहीं है क्या? तो जब आधे दिनों में कितना काम कर लेगा वो? जब पूरा काम 90 दिनों में करता है तो उसके आधे दिनों में कितना काम कर लेगा? आधा काम कर लेगा, ठीक है। तो आधा काम कितना होता है? 50% काम कर लेगा वो, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा आंसर इसका हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट था, ईजी था, ठीक है। अगला देखते हैं, चलिए। ये फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। पहले ब्रैकेट होता है तो अब इसमें ब्रैकेट ही है और सिंबल है, ठीक है। तो इसमें पहले अब सभी छोटे ब्रैकेट हैं तो सबको इसको एक बार में ही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए प्लस है, इसमें डिवाइड है, इसमें मल्टीप्लाई है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 33 और 7 कितना हो जाएगा? 40। ये क्या है? मल्टीप्लाई कर देंगे। 44 44 डिवाइडेड बाई 2, तो जब करेंगे तो ये हमारा आएगा 22, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 5 जा 25, 25, ठीक है। 25 का इसमें गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 100 और ये 1 0 और इंटू 22, ठीक है। अब कितना आ जाएगा? 22,000। तो ये हमारा C तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से, एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अच्छा भैया, ठीक है, 93% क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। और अच्छा ये बताइए पहले, 93% उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए होंगे? 7%। 7% ही तो फेल हुए होंगे, ठीक है। और उत्तीर्ण हुए, और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब देखो नंबरों में किसकी वैल्यू दी गई? जो फेल हुए हैं और अनुत्तीर्ण। तो जो फेल हुए उनकी नंबरों में वैल्यू कितनी दे रखी है? 9,275, ठीक है। 9,275, 9,275। अब देखिए परसेंट में कितनी वैल्यू दी गई है? तो 7%। और नंबरों में कितनी दी गई है? 9,275। तो क्या ये 7% 9,275 के बराबर नहीं है? बिल्कुल है। तो इसमें क्या हो गया? देखो, परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए।
कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100% होते हैं अपने आप में, ठीक है। तो जब ये 9,275 ये 7%, सॉरी ये 7% की वैल्यू है, जब ये 7% की वैल्यू है तो टोटल कितनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 7 का इसमें भाग दे दो। जब 7 का इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 1, फिर 2, 3 बार जाएगा 1, फिर 2 बार जाएगा और ये फिर 5 बार, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना कितने करना, 100 का, तो बस में डबल जीरो बढ़ा दो, तो 13 25 डबल जीरो, 13 25 डबल जीरो, 13 25 डबल जीरो, तो ये हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करना है, बस ऐसे करते रहिए, आप भी सीखते रहिए, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के पहले 3 महीने के लिए 1100 रुपये रहा। 3 महीने के लिए 1100 मतलब पहले 3 महीने के लिए 1100, मतलब हर महीने 1100, 3 महीने के लिए 1100 समान रहा। एक बात और है कि जो औसत आय होती है, या ऐसा समझ लो कि आय, जो टोटल आय होती है वो बराबर होती है किसके, व्यय प्लस बचत के, ठीक है। जो हमारी टोटल बचत होती है और जो हम जितना भी खर्चा करते हैं पूरे साल में वो हमारी टोटल आय होती है, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। इसमें चलिए अभी देखते हैं इसको। कह रहा कि पहले 3 महीने के लिए उसका मासिक व्यय, मतलब पहले 3 महीने उसने 1100 रुपये खर्च किए, तो उसने कितने रुपए टोटल खर्च किए, तो पहले 3 महीने में कितने किए, तो 11 तो करती रही, तो 3 महीने के लिए उसने 3300 रुपये खर्च कर दिए, 3300 तो ही किए। फिर कह रहा अगले 5 महीने के लिए 1000 रुपये करती रही, तो जब 5 महीने के लिए 1000 करती रही तो 1000 इंटू 5 मतलब 5000 रुपये उसने अगले 5 महीने में खर्च कर दिए। अंतिम 4 महीने में वो क्या करती रही कि 1200 रुपये खर्च करती रही, तो जब 1200 रुपये 4 महीने खर्च किए तो कितने हो गए, तो 4800 रुपये हो गए, 1200 को 4800 रुपये हो गए। तो ये टोटल कितने रुपए हो गए, तो 5000, ये 5 3 8000, 8300 रुपये, ठीक है। ये 5 5 3 8000 और 8 4 12000, और ये तो 13,100 रुपये, 13,100 रुपये उसने केवल खर्च कर दिए एक साल में, ठीक है। और अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि कुल वार्षिक बचत, अब उसने 1300 रुपये बचा भी लिए लास्ट में, जब उसने इतने रुपए खर्च कर दिए और 1300 रुपये बचा लिए, तो अच्छा ये बताओ कि तो टोटल उसकी जो आय होगी, उसने साल भर में जो रुपए कमाए होंगे वो यही तो कमाए होंगे जितना उसने खर्च किया, और जितने उसके बचे तो पूरा साल भर में उतना इतना ही कमाया होगा। तो ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 144, ठीक है, और 00, 14400। अब ये एक साल का है, ठीक है, कितने की, टोटल एक साल की है। तो अब इसमें प्रति प्रति महीने निकालनी है ना, देखना मासिक आय निकालनी है ना, प्रति महीने निकालनी है। तो एक साल में कितने होते हैं महीने, 12, तो 12 के इसमें डिवाइड दे देंगे, तो जब 12 के इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, तो 12 के इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, तो हमारा 1200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1200। ये हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा, जो हमारा डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1200 रुपये प्रति महीने वो उसको मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है, 2/5 है, ठीक है। यदि बोल रहा है कि 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5% है। अब अच्छा ये देखो बताओ,
2/5% मतलब ये है मूलधन, ठीक है, मूलधन, ठीक है, क्या है ये, मूलधन है, मतलब पी है, प्रिंसिपल है, ठीक है। ये इसका साधारण ब्याज है। तो जब 5 पे 2 ब्याज मिला, तो अब इसी का देख लेते हैं कि ये भाई ब्याज कितना परसेंट मिला है हमें 40 वर्षों की। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ब्याज देख तो लेंगे हम, ब्याज मिला कितने परसेंट, भाई परसेंट में ब्याज देख लेते हैं पहले। तो यहाँ से ये कट जाएगा 20, तो ये हमारा ये आ जाएगा 40। तो अब जब ये बताओ, साधारण ब्याज है ये, तो वैसे चलता है कि 1 2 3 वाला है, पर उसका ग्राफ बताया था पहले। तो एक साल में अगर 40 साल में 40% ब्याज बढ़ा है, तो एक साल में कितना बढ़ा होगा, जब 40 साल में 40% ब्याज मिला है, तो एक साल में कितना, 1% ब्याज मिला होगा, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर पूछी गई थी, तो ये हमारा एक राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये इसका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों अपनी घड़ियां 5,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से बेचते हैं, ठीक है। किस दर पे बेचते हैं, 5,000 रुपये प्रति रुपए की दर से बेचते हैं। मतलब पहले ने 5,000 रुपये की घड़ी बेची, और दूसरे ने भी 5,000 की घड़ी बेची, ठीक है। कह रहा है कि दर से बेची, तो ए को 25% का लाभ हुआ। इसका 25% कितना होगा, 1250, 1250 होगा इसका, क्योंकि आधा 2,500 होगा, तो 1250 इसका होगा। जब इसका 1250 होगा, तो ये होगा कितना, 6,250 रुपये, अगर इसको 25% का लाभ हुआ है तो, ठीक है। और बी को 10% की हानि हुई, तो इसका 10% कितना होगा, 500, 500 ही होगा इसका 10%, 10 का भाग दे दो, तो 500 जब इसको हानि हुई है, तो ये कितना बचा, 4,500। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है, इतनी दर से घड़ी बेची। अच्छा ठीक है, सॉरी इसमें ये नहीं करना है। देखिए और ईजी है ये। जैसे कह रहा है कि जब इसने 5,000 रुपये घड़ी बेची, 5,000 की इसने बेची, ठीक है, 5, तो ये सेलिंग प्राइस है SP। जब 5,000 रुपये की घड़ी इसने बेची, 5,000 की इसने बेची, ए को 25% का लाभ हुआ, मतलब ये कितने की वैल्यू है, 125 की। 100% अपने आप में होती है, जब 25% का लाभ है तो 125 की वैल्यू होगी। इसको 10% की हानि हुई, तो ये कितनी की वैल्यू है, 90 की, ठीक है। और इनका ये अनुपात निकालना है, तो अनुपात लगा दो। 5,000 से 5,000 कैंसिल हो गए, ठीक है। 5,000 से 5,000 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो 25 आएगा, और 5 से इसको काटेंगे तो 18 आएगा। अब ये 1/1 में है, ये किस में, 1/1 में है अभी, ठीक है। तो ये अगर अब इसका अपॉन ख़त्म करना है, तो 18 को इस तरफ पहुँचा दो, 25 को इस तरफ, क्योंकि एक लगा है। और नहीं तो इनका एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर दो, तो इतना ही आएगा, 18/25। ये इसका रेशियो हो जाएगा कितना, 18/25। तो ए इसका ये आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है। क्या, दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है। मतलब एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, ऐसे जा रही है, और एक ट्रेन यहाँ से ऐसे जा रही है। जब ये एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती हैं, कितने में पार कर लेती हैं, 18 सेकंड में, ठीक है। ये इसको 18 सेकंड में, सॉरी 18% लिख दिया यार, 18 सेकंड में, 18 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे ये ट्रेन 320 मीटर लंबी है, और ये भी 320 मीटर लंबी है। जब ये एक दूसरे को बिल्कुल पार करेंगी, तो यहाँ से अगर यहाँ से इसकी पूँछ ये है, इसकी पूँछ ये है, तो यहाँ से इसको पार करेगी, तो जब ये पूरी अलग हो जाएंगी, यहाँ तक, ये यहाँ तक आएगी, ये यहाँ तक आएगी, 320 तय करेगी, ये यहाँ तक जाएगी, 320 तय करेगी। तो टोटल इनको जो दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ट्रेन की
ट्रेन की जो लंबाइयाँ होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 320 कितना हो गया, तो 320 प्लस 320 बराबर 640। अब 640 है तो इसने कितनी कितनी देर में इसने पार किया है, 640 18 सेकेंड में, ठीक है। 640 मीटर 18 सेकेंड में पार किया है। कितनी देर में, 18 सेकेंड में, ठीक है। ठीक है, कितनी, तो इनकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 640 मीटर, और ये क्या है, 18 सेकेंड। अब तो अभी ये आंसर है हमारा मीटर प्रति सेकेंड में, और ऑप्शन एक ऑप्शन में नजर मारी है तो ये सभी किलोमीटर प्रति आवर में है। तो 640 जो है, 640 बटे 18, ये मीटर प्रति सेकेंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुणा कर दें। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 के इसमें जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, सॉरी रुकना एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और एक बचेगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 और 5 अट्ठा 40, कितना आया, 128 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसका ये 128 तो आ गया, लेकिन ये ऑप्शन में तो है नहीं। तब इसकी एक लाइन और देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, और ये जो आई है हमारी, ये प्रत्येक की नहीं है, ये टोटल दोनों की कंबाइंड आई है, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्रेनों को जोड़ा था और इतने सेकेंड में पार, तो ये दोनों की जो कंबाइंड चाल जो है वो आई है। तो इसमें जब अलग अलग निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बिना टाइम गवाए। देखिए, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में के 7 पुरुषों की आयु इतनी 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 इतनी, उनकी औसत आयु कितनी है। अब देखिए, एक तरीका तो ये है, वो तो बिल्कुल बेसिक है कि सभी को जोड़ के 7 का भाग दे तो ये इसकी आ जाएगी एवरेज। या इसका एक तरीका होता है कि जो तुम्हें इनमें से एक नंबर जो भी पसंद हो या इनमें से ना हो तो वो तुम उसको औसत मान लो। चलो हम इसको औसत मानते हैं 25, इसका एवरेज है, ठीक है। इसका औसत कितना है, सब उनकी औसत आयु कितनी, 25 मान लेते हैं। तो 25 से देखिए 26 कितना ज़्यादा है, +1, 25 से ये 0, ठीक है। 25 से ये कितना है, 0, ये +0 है, प्लस माइनस 0, ये हमारा -4 है, ये हमारा +4 है 29, ये -1 है 24, और ये प्लस का 3 है, और ये हमारा 22 जो है वो माइनस का 3 है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, +1 से -1, +4 से -4, +3 से -4, हमारा कितना है, 0। मतलब ये हमने माना था, यही हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा एवरेज है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी। देखो, अगर इसमें कुछ प्लस का आता तो उसमें जोड़ देते, अगर इसमें कुछ माइनस का आता तो यहाँ पे माइनस कर देते, बस वो एवरेज हो जाता, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बहुत होता जा रहा है, लंबी वीडियो नहीं खींचते हैं, इसमें जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लेते, ठीक है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि m अनुपात n बराबर 9:6 है, तो m + n अनुपात m - n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बिल्कुल ही सरल इसका क्वेश्चन है ये, m अनुपात n, तो जब m अनुपात n हमारा कितना है, तो ये हमारा 9:6 है, ठीक है। 9:6 है, तो क्या करते हैं कि देखो, जो पहले उसका वो हो गया मान, और ये इसका मान हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो 3 से कर दो, 3 से सॉल्व कर दो, लेकिन नहीं करना चाहते तो ऐसे ही कर दो। इसका मतलब m की वैल्यू 9 है और n की वैल्यू कितनी है, 6, तो इसकी जगह रख दो। तो m मतलब 9 + 6 और 9 - 6, तो ये हो जाएगा 15, रेशियो 9 में से ये 3, तो ये हमें 3 से कट जाएगा, तो 5:1, ठीक है। कौन सा आंसर सही है, ये हमारा पहला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पहला आंसर हमारा सही है, ठीक है। ऐसे ही करना सेम, ये अब ये तो बहुत ईजी होते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी को 1400 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो 2 छूटें दी जाती हैं क्रमिक, ठीक है। तो पहले उसका मूल्य कितना है 2000 रुपये, ठीक है। पहले की छूट कितनी 20%, मतलब 20% छूट दे दी तो ये 100% की वैल्यू है। तो अगर 20% की छूट दे दी तो वैल्यू निकालनी कितनी की 80 की। तो 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 से 1 ही कट गया, 8 दूनी 16, 1600 रुपये बचा, ठीक है। अब 1400 में बेचा है तो और कितने की छूट देनी पड़ेगी। अब दूसरी छूट कितने की होगी, तो कितनी छूट देनी पड़ेगी 200 रुपये और छूट देनी पड़ेगी। कहाँ से 1600 से, कहाँ से 1600 से, ठीक है। और परसेंट निकालना है तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे इसको 4 पंचे 20, 50 और 4 से इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा 12.5। तो 12.5 आएगा, ठीक है। तो एक्स का मान कितना होगा 12.5। देखते हैं इसका ऑप्शन, ये इसका डी ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है डी, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए तो अब आपको एक काम करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। देखिए इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे सवाल लाने के लिए क्वेश्चन अच्छे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए अच्छी वीडियो लाते हैं और अच्छे सवाल खोज के। अब सबको टाइम नहीं होता ये चीज़ निकालने का, तो ये प्रीवियस ईयर लाते हैं आपके लिए। तो बिल्कुल सपोर्ट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्या करना है आपको सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी क्लास। और वीडियो अपने दोस्तों को, सारे दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ये 4 फरवरी 2025 जीडी एग्ज़ाम छपने वाले हैं ये सवाल सब, ठीक है। तो इनको सबके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अपना तो अपना सब देखते हैं, लेकिन वही इंसान वही है जो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास, अगली प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।